आदाब, नमस्कार, जय महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नांदेड़ और अकोला में एक इंतखाबी रैलियों से किया खिताब। महायुति और बीजेपी के हक में लहर होने का किया दावा। बीजेपी लीडरान इश्तियाल अंगेज तकरीरें और झूठ बोलकर लोगों की तवज्जो हटाने की कर रहे हैं कोशिश। नागपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के लोग तब्दीली के लिए मन बना चुके हैं। रियासत में बनेगी महाविकास अघाड़ी की हुकूमत। लातूर में रैली से शरद पवार का खिताब। एमआईएम सरबराह असद ओवैसी ने औरंगाबाद में पार्टी के उम्मीदवारों के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। बीजेपी की पॉलिसियों पर की तनकीद। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियों में मजीद तेजी आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दीगर पार्टियों के सीनियर लीडरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नांदेड़ में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति और बीजेपी के हक में लहर है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क विकसित भारत के मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है और मुल्क के लोग जानते हैं बीजेपी और उसके इत्तेहादी इसके लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अवाम बीजेपी और एनडीए हुकूमत को बार बार मुंतखब कर रहे हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति के समर्थन में एक लहर चल रही है। आज हर किसी की जुबान पर एक ही नारा है, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगति आहे। साथियों, आज देश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और देश की जनता जानती है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भाजपा और उसके सहयोगी दल ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा और एनडीए सरकारों को देश के लोग बार बार चुन रहे हैं। केंद्र में देश ने लगातार तीसरी बार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अकोला में भी एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस की हुकूमत बनती है वो रियासत पार्टी के शाही खानदान की एटीएम बन जाती है। मोदी ने कहा कि हम महाराष्ट्र को कांग्रेस का एटीएम नहीं बनने देंगे। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में अपोजिशन विकास अघाड़ी का मतलब करप्शन और हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हैं। घोषणा पत्र के बीच महाअघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है महाअघाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअघाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअघाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाआघाडी यानी टोकन मनी, महाआघाडी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। मैं महाआघाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य
ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं, एटीएम। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और खड़गे ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी के लीडर इश्तियाल अंगेज तकरीरें और झूठ बोलकर लोगों की तवज्जो हटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत को एक अच्छी हुकूमत की जरूरत है जो उसे दोबारा तरक्की की राह पर गामजन कर सके। खड़गे ने इस एतमाद का इजहार किया कि महाविकास अघाड़ी इलेक्शन जीतेगी। उन्होंने बीजेपी से यह भी कहा कि वो कांग्रेस के साथ बहस करें और बताएं कि इसकी हुकूमत ने पिछले 11 सालों में क्या काम किया है। ये पहले से भड़काऊ भाषण देते हैं, इतना भड़काऊ भाषण देते हैं कि लोगों को मुद्दे से, असल मुद्दों से हटाना और गुमराह करना, ये ज्यादा उनका कोशिश और प्रयत्न है। हम ये बोलते हैं कि आप भड़काते क्यों हो? सीधा वोट मांगो, अपनी बात रखो, अपना काम रखो। अगर उस काम पे लोग अगर आपसे सहमति है तो लोग वोट देते हैं। मैं राजकारण के लिए नया हूं, नया नहीं। मैं सतत कम से कम ये 53 साल चल रहा है मेरे को थोड़ा सा अनुभव है। और कोई इलेक्शन मैं कम से कम 13 इलेक्शन कंटेस्ट किया। कांग्रेस हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीर आला ने आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सुक्खू, कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार, कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा, महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर, दीगर लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस लीडरान ने कहा कि पार्टी ने इंतखाबात के दौरान जो वादे किए थे उसे नाफिज किया जा रहा है। Whichever schemes has been started from the days of Jawaharlal Nehru till Manmohan Singh ji or any state, no guarantees has been withdrawn. No other states, whichever the party, whichever the government have come to the power, they could not withdraw the scheme, including maybe the old age pension or any scheme, they could not. We have looked at only the development of the people. We are not looking at the votes. We want to develop the people of this state and we want to develop the people of the country. 18 साल से ऊपर जब हमारी बेटी बढ़ जाती है उसको हम 1500 रुपया दे रहे हैं। इसके अलावा जो विधवाएं बहनें होती हैं उनके बच्चे अगर कहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं या PhD करते हैं, 27 साल की उम्र तक सरकार उनका पूरा खर्च चुकाती है। मेडिकल कॉलेज की फीस 1 लाख होती है, हॉस्टल की फीस 75,000 होती है। और जो बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं 3000 रुपया PG का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार और विधवा बहनों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देती है। श्रीमती सोनिया जी ने सितंबर 17, 2023 चुनाव के समय पर 6 गारंटी दिया हुआ है। वो गारंटीज हम लोग सिस्टमेटिकली वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन तेलंगाना। इनके डिटेल्स महाराष्ट्र जनता के सामने रखने का मेरा जिम्मेदारी है। एनसीपी एससीपी के सरबराह शरद पवार ने लातूर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग तब्दीली के लिए मन बना चुके हैं। शरद पवार ने दावा किया कि रियासत में महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनने जा रही है। अच्छा से तो मोदी साहेबांना 400च्या आसपास जाऊन देता कामा नये ही खबरदारी आपल्याला घ्यायची होती। आणि तेव्हा सगळ्यांना मी धन्यवाद देऊ इच्छितो की तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये हे काम उत्तम केलं की महाराष्ट्राचं नाव 1 नंबर राखायचं। ज्यांच्या हातात सत्ता होती त्यांनी तो महाराष्ट्राचा नंबर 1 वरून 6 वर आणलेला आहे। आणि अनेक क्षेत्रामध्ये
आज महाराष्ट्र वागत पडला. उद्योगधंदे हे महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य होतं. साखर कारखानदारी काढली, अन्य कारखाने काढले, हाताला काम मिळण्याची व्यवस्था केली. एकेकाळी सगळी कारखानदारी मुंबईची होती, ती मुंबईच्या बाहेर कशी नेता येईल. मराठवाड्यात बीजेपी की सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया. स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात जीतने के लिए लुभावने वादे करती है और वोट पाने के लिए झूठ बोलती है और इक़्तिदार में आने के बाद लूट करती है और मुल्क में फूट डालती है. महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में इस लाभ से उन्होंने वंचित कर दिया. एक सत्य ये भी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए बोलती है झूठ, सत्ता में आने के बाद करती है लूट और देश में डालती है फूट. इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के मध्य में विकास के संदेश को लेकर जाते हैं. ये आह्वान करते हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं और ये निवेदन भी करते हैं कि इस चुनाव में महाराष्ट्र को पुनः विकास के पथ पर अग्रसर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे. इस विश्वास को देखते हुए मुझे लगता है कांग्रेस के समोसा कॉकस का महाराष्ट्र की जनता के प्रति जो संदेश था, महाराष्ट्र की जनता उसे ठुकराएगी और भारतीय जनता पार्टी को अपनाएगी. शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने वजीर आजम के उस बयान को तनकीद का निशाना बनाया जिसमें मोदी ने कहा था कि एक है तो सेफ है. संजय राउत ने कहा कि वजीर आजम को इस तरह के बयानों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है. राउत ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे कि महाराष्ट्र में नहीं चला, यहाँ की आवाम ने उन्हें नाकाम बना दिया. इसके लिए अब वो एक है तो सेफ है का नारा लगाने पर मजबूर हो गए हैं. बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ. अब एक है तो सेफ है. किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहां से निकालना है. और आप आने से ही महाराष्ट्र में हम अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है आप यहां आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे. जब तक आप यहां आते हो तब तक हम अनसेफ है, इसलिए हम इस AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने औरंगाबाद में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई. असद अवैसी ने लोगों से मुलाकात की और MIM के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की. इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुक्मरान इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया. असद अवैसी ने इस उम्मीद का इजहार किया औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील और औरंगाबाद वेस्ट से नासिर सिद्दीकी कामयाब होंगे. औरंगाबाद सेंट्रल से जनाब नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ के नए आमदार बने और औरंगाबाद ईस्ट से इंशाअल्लाह ताला वहाँ के इम्तियाज जलील साहब वहाँ के आमदार बने. और इसीलिए हम तमाम पार्टी के हमारे मेंबर, हमारे प्रेसिडेंट और औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदारान इन दोनों विधानसभा के MIM पार्टी के साथ है और खासतौर से हमारी मावर हमारे इस कैंपेन में हिस्सा है और हमको उम्मीद है कि एक भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला नासिर सिद्दीकी साहब और इम्तियाज जलील साहब नए आमदार बनकर औरंगाबाद शहर की खिदमत करेंगे, यहाँ पर विकास और डेवलपमेंट का काम करवाएं. महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सरबराह अबू आसिम आजमी ने NCP अजित धड़े के लीडर नवाब मलिक पर इंतखाबात के दौरान पैसे की बारिश करने का इल्जाम लगाया. मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली सीट से समाजवादी उम्मीदवार अबू आसिम आजमी ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि इस हल्के में बीजेपी और अजित पवार के खिलाफ लहर है. अबू आसिम साहब
कितना मुश्किल लग रहा है इस बार का चुनाव आपके क्षेत्र में, क्योंकि आपके मुकाबले भी एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं नवाब मलिक साहब, कैसे किस तरह काउंटर कर पाते? अगर आप सड़क पर उतर के पूछें किसी से, आम आदमी से, तो कहेगा आसिम भाई को यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, वो अबू आसिम आदमी नहीं कहेगा, आसिम भाई कहेगा। मेरा उनसे ताल्लुकात घर जैसा सब लोगों से है और मैं हर इलेक्शन में ज़्यादा वोट लेते जा रहा हूँ। तो मुझे कोई भी लड़ने आ जाए, लेकिन बीजेपी अगर लड़ने आती है तो उसको वोट तो मिलेगा नहीं यहाँ से। और इस इलेक्शन में कुछ मुश्किलें लग रही हैं आपको या आप और कॉन्फिडेंट? नहीं, बरसात बहुत हो रही है, बरसात बहुत कर रहे हैं, समझ गए अपना, बरसात ज़्यादा हो रही है। खाना खिला रहे हैं तो नीचे 500 के नोट रख के दे रहे हैं, गाड़ी में बैठा के ले जा रहे हैं, दूसरे एरिया में पैसा बांट रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये समझते कुछ गरीब लोगों के ईमान को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें ना, लड़के लगे हुए हैं, औरतें जा रही हैं, प्रचार कर रही हैं, पैसे मिलता है उनको, लेकिन वोट कोई उनको नहीं देगा। देखिए, आपकी लड़ाई बीजेपी और मतलब संघ के खिलाफ है और जो हिंदुत्व की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई आपकी है वो संघ के खिलाफ नहीं है। अजीत पवार भी इस वक्त सेकुलरिज्म की बात कर और मुसलमानों के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। उन्होंने जैसे एक होके कटे कोई जो नारा है वो योगी का, उसका काउंटर उस पर वो किया। तो आप यहाँ पे कैसे लड़ेंगे? क्योंकि आप वहाँ तो बाहर तो आप बीजेपी से लड़ लेते हैं, लेकिन अपने इलाके में जब एक मुस्लिम कैंडिडेट है वो भी सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, वो कितना मुश्किल हो? भाई साहब, वो अलायंस में है अजीत पवार के, हैं नहीं है। और जब पार्लियामेंट में बिल आया इसका वक्फ बोर्ड का, तो किधर खड़े थे इनके लोग, कहाँ थे? और आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर और मस्जिदों में घुसकर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तो क्या काम किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर? खाली सिर्फ जबान से बोलने गए, प्रैक्टिकल तो दिखाओ ना कुछ करके, क्या किया आपने? और अगर ये जो है बीजेपी के खिलाफ हैं तो रिजाइन कर दो, उससे छोड़ दो उसको। तुम्हें समझू सच्चाई है ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला बोल करके, यहाँ जैसे आपने कहा ना, यहाँ बोलने का कि भाई हम बीजेपी के खिलाफ हैं। वाह भाई वाह, ऐसा कैसा चिलमन है कि कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इशू है बहुत, यहाँ पर एक पोलराइजेशन है, दो खेमे बने हुए हैं, एक बीजेपी सपोर्टर का है और एक बीजेपी मुखालिफ का है। तो आपकी लड़ाई यहाँ पर किस खेमे से है? और जो बीजेपी सपोर्टर है उसके दावेदार, बीजेपी मुखालिफ खेमा है उसके दावेदार बहुत सारे इस आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। देख, मेरी लड़ाई डायरेक्ट बीजेपी से है, अननेसेसरी आके मेरा रास्ता कुछ लोग रोक रहे हैं। तो ये जो आपने कहा, ये आपका मलाल है या अफसोस है कि यहाँ पे कैंडिडेट कोई इस तरह के? मुझे खुशी है कि इनका घमंड मैं तोड़ूंगा इंशाअल्लाह। चलिए, अबू आसिम साहब जिन्होंने अपनी बातें बेबाकी से रखी और यहाँ के मुकाबले को बहुत ही चैलेंजफुल बताया और अपनी जीत की यकीन दिलाने की है। मैं साहिद खान, मुंशी टीवी, मुंबई। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जितनी ज्यादा मीटिंगें होंगी उतना ही फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। यह रद्दअमल कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने जालना में दिया है। नाना पटोले ने जालना में कांग्रेस उम्मीदवार कैलाश गुरंत्याल की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी को 200 सीटें मिलने का दावा है। विशेष करून मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या भागात लोकांचा कौल हा महाविकास आघाडीच्या बाजूने आहे आणि बहुमतानं महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी निवडून येईल। आणि अमित शहा आणि मोदींजींच्या जेवढ्या सभा महाराष्ट्रामध्ये होतील तेवढा फायदा महाविकास आघाडीला होणार। काल प्रधानमंत्र्यांनी जे वक्तव्य महाराष्ट्रात येऊन केलं, की बटोगे तो कटोगे, या मुद्द्याला महाराष्ट्राची जनता एक्सेप्ट करत नाही आणि या देशाला खऱ्या अर्थानं एक बलशाली प्रधानमंत्री मिळाला अशी भाजपकडून जी चर्चा चाललेली होती, तर मला असं वाटतं की 10 वर्ष बहुमताचा प्रधानमंत्री राहून सुद्धा एवढं कमजोर प्रधानमंत्री देशाने पहिल्यांदा पाहिलेला आहे की देशाच्या जनतेला निवडणुकीच्या काळामध्ये या पद्धतीचं वाक्य वापरून आणि ते शाहू फुले आंबेडकरांच्या भूमीमध्ये वापरून। शिवसेना शिंदे ग्रुप की लीडर और मुंबा देवी असेंबली से उम्मीदवार शायना अंसी ने इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं स्वागत करती हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
मैं स्वागत और अभिनंदन देना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है महिलाओं को जो लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनकी विकृत मानसिकता दिखाई देती है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एकनाथ शिंदे जी को, क्योंकि उन्होंने सही में एक लाड़की बहन को एक मौका दिया है। और वो लाड़की बहन जब आई इस पूरे क्षेत्र में, तब विपक्ष की प्रतिक्रिया तो आपने सुनी। तो धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री को और चीफ इलेक्शन कमीशन को और महिला। बुल्ढाना असेंबली हल्के में शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवार जयश्री शेलके की इंतखाबी रैली मुनक्किद हुई। इस रैली में पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे ने शिरकत की। इस मौके पर जयश्री शेलके ने एमएलए संजय गायकवाड़ पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि नकली शिवसेना के नकली शेर से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आणि योगी जी पहिला एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ठीक आहे। पहिलं तुमच्या महायुतीमध्ये बघा, तुम्ही बोलून गेल्यानंतर तुमचे जे आहेत ना गुलाबी जॅकेटवाले, कोण गुलाबी जॅकेट? अजित पवार नाही ते तर आलंच, पण त्यांनी सांगितले की बाहेरच्या लोकांनी येऊन इकडे लुडबुड करू नये, बाहेरच्या लोकांनी आम्ही इकडे कसं राहावं हे सांगायच्या भानगडीत पडू नये। मग महायुतीमध्ये जर का एक वाक्यता नसेल तर योगीजी तुम्ही आम्हाला तुमच्याकडनं आम्ही एकतेची व्याख्या काय समजून घ्यायची? जा पहिला अजित पवारांना विचार की का तू मी काय बोलला आणि तू काय बोललास। परभनी असेंबली हल्के में एमआईएम ने किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, ताहम एक मकामी उम्मीदवार ने जाली ए-बी फॉर्म भरकर पार्टी मुहिम शुरू कर दी, जिसकी वजह से औरंगाबाद से एमआईएम के तर्जुमान खजर पटेल ने परभनी की मुना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। परभनी के जो विधानसभा के जो एमआईएम के जो खुद को एमआईएम के कैंडिडेट कहकर जो इम्तियाज़ खान साहब ने अपना फॉर्म दाखिल किया है, उसमें हमारा ये कहना है कि जो एबी फॉर्म उन्होंने अपने नॉमिनेशन के साथ लगाया है वो कम्प्लीटली बोगस है। उनको पार्टी ने ऐसा कोई एबी फॉर्म नहीं दिया, उसके खिलाफ हम यहाँ पर कंप्लेन करने को आए थे। आज एसपी साहब सीएम साहब के बंदोबस्त की वजह से उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन एडिशनल होम जो उनके इंचार्ज है उनसे हमने मुलाकात की है, कंप्लेन फाइल की है और अभी हम लोकल पुलिस स्टेशन जो मोंढा है वहाँ पर भी जाके कंप्लेन दे रहे हैं। तो पुलिस ने ये कहा है हमसे कि अभी रिटर्निंग ऑफिसर से हम जो है वेरीफाई करेंगे और उसके ऊपर जो है गुना दाखिल करके। ये खुलासा कैसे हुआ? जानकारी ये है कि जब हमने एबी फॉर्म दिया ही नहीं है, देने वाले जो अथॉरिटी हम हैं हमने दिया ही नहीं है। और वो अदाकार मिलिंद सुमन ने नवी मुंबई में पिंकाथॉन के ज़ेर एहतमाम बुजुर्ग शहरियों के लिए मुनक़्क़दा रनिंग मुकाबले में शिरकत की। इस मौके पर अदाकार मिलिंद सुमन ने कहा कि आज अपने आप को फिट रखने की बहुत ज़रूरत है, इसके अलावा दीगर लोगों के लिए भी खुद को मिसाल के तौर पर पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को असल प्रोग्राम होने वाला है, जिसके सिलसिले में आज ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। अदाकार ने कहा कि आज ख़ास तौर पर नौजवानों को अपनी सेहत पर तवज्जो देना ज़रूरी है। शोलापुर सिटी सेंट्रल असेंबली हल्के में सीपीआईएम के उम्मीदवार नरसिया आदम की इंतखाबी मुहिम जारी है। इस मौके पर नरसिया आदम ने मुंतखब होने पर हल्के में तरक्याती काम करने का वादा किया। उन्होंने अपनी कामयाबी का भी दावा किया। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिससे उर्दू आए। जी हाँ नाजरीन, आज आलमी यौम उर्दू है और आज के दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में उर्दू की खुशबू को बिखेरना है, क्योंकि गालिब, मीर, इकबाल, फैज़ और फराज जैसे अजीम शायरों ने इस ज़बान को अपने कलाम के ज़रिए दुनिया भर में मकबूल बनाया है। आलमी यौम उर्दू पर देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ज़बान को बर सग़ीर हिंदो पाक में बोली जाने वाली मकबूल ज़बानों में एक अहम मकाम हासिल है। उर्दू की खूबसूरती और अहमियत को उजागर करने के लिए आलमी यौम उर्दू हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का इंतखाब अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर किया गया है, जो उर्दू के मशहूर शायर, फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर थे। अल्लामा इकबाल ने उर्दू ज़बान के ज़रिए मुसलमानों में इत्तेहाद, खुददारी और खुद शनासी का पैगाम दिया है और उनकी शायरी उर्दू अदब का लाजवाल सरमाया है। आलमी यौम उर्दू मनाने का मकसद उर्दू ज़बान की तरवीज, इसकी सकाफ़ती अहमियत का एतराफ़ और नई नस्ल को इस ज़बान से जोड़ना है। जदीद दौर में जहाँ अंग्रेज़ी ज़बान का बढ़ता हुआ रुझान है, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए हमें इसकी तालीम और तदरीस पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। उर्दू ज़बान अपने वसी अदबी वरसे और नरमी व लताफ़त के बायस दुनिया भर में मकबूल है।
ये एक ऐसी ज़बान है जिसमें दिल को छू जाने वाली शायरी, नस्र और दास्तानें मिलती हैं। गालिब, मीर, इकबाल, फैज़ और फराज जैसे अजीम शायरों ने इस ज़बान को अपने कलाम के ज़रिए दुनिया में मकबूल बनाया है। उर्दू ज़बान की एक और ख़ासियत यह है कि ये दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है। आज उर्दू ज़बान न सिर्फ हिंदो पाक में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बोली और समझी जाती है। ख़ास तौर पर वो ममालिक जहाँ बर सग़ीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुकीम हैं, वहाँ उर्दू ज़बान एक अहम ज़बान की हैसियत रखती है। इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उर्दू ज़बान की तरवीज में मज़ीद इजाफा हुआ है और उर्दू को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी जगह दी जा रही है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि उर्दू हमारी तहजीब, सकाफ़त और तारीख़ का अहम हिस्सा है और इसकी बका और फ़रोग़ हम सब की जिम्मेदारी है। इस मौके पर मुख्तलिफ तक़रीबात, सेमिनार्स, मुशायरे और उर्दू के हवाले से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद की जाती हैं, जिनका मकसद उर्दू ज़बान की खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश करना है। हमें चाहिए कि हम उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज में अपना किरदार अदा करें ताकि आने वाली नस्लें भी इस अजीम ज़बान के हुस्न से वाकिफ़ हों और इससे मोहब्बत करें। उर्दू के फ़रोग़ के लिए इस दिन का मनाना एक बेहतरीन कोशिश है जो उर्दू को ज़िंदा व पाइंदा रखने में मददगार साबित हो सकती है।